नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया भी जा रहा है कि शहर प्रशासन ने आरोपियों की 147 अवैध संपत्तियों की पहचान की है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि जल्द ही इन पर बुलडोजर भी चल सकता है। इसी बीच कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल कद्दूस हादी ने कहा है कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर बाहर निकल आएंगे। आपको ये बता दें कि कानपुर में मुस्लिम संगठनों ने 3 जून को बंद बुलाया था। मुस्लिम संगठन नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान का विरोध कर रहे थे। इस दौरान हिंसा फैल गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी है। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए हैं, जिसमें 40 लोगों के चेहरे जारी हुए हैं, तो जबकि अभी और भी पोस्टर्स सामने आ सकते हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पोस्टर में शामिल 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ नाबालिग हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इसके बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोगों ने खुद आकर सरेंडर भी किया है। देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सबसे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो, सर कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तुम्हें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। हम तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए उसके मकान तोड़ना। तो इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान है। कानपुर हिंसा के पीछे गहरी साजिश का शक उन्होंने जताया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कानपुर हिंसा में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर लगने के बाद एक नाबालिग ने भी सरेंडर किया है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरी घटना के पीछे किसी का हाथ होने की आशंका जताई है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे साथ में अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। पोस्टर से भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ नाबालिग भी हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि पहले भूमिका खंगालेंगे, उसके बाद ही सजा मुकर्रर होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो पोस्टर जारी किया गया था उसमें वही लोग चिन्हित किए गए थे जो सीसीटीवी फुटेज या बवाल के वक्त के वीडियो में दिख रहे थे और पोस्टर में भी उनके बवाल के वक्त की फोटो लगाई गई थी, जिसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक नाबालिग ने जरूर सरेंडर किया और वर्तमान की अपनी स्थिति बता दें यहाँ की, तो अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दें कि किस तरह से ये जो चंद्रेश्वर हाता है यहीं से हंगामे की शुरुआत हुई थी और इसी के ठीक सामने एक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर आज ही के दिन शाम को 5 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया था, लेकिन हालांकि उसको ऐलान करने के बाद उनको आए थे और उन्होंने कहा था कि आगे की तैयारी रणनीति बनाकर तैयार करेंगे। उन्होंने कैंसिल हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर दिया है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। और एक बात आपको और बता दूं कि इसमें पीएफआई कनेक्शन की बात जिस तरह से सामने आई थी उसके कई तार और पुलिस को मिले हैं। पुलिस जिस तरह से तफ्तीश कर रही है तो कहीं ना कहीं पीएफआई कनेक्शन की बात जो सामने आ रही थी वो पीएफआई कनेक्ट बात जोड़ती चली जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब कानपुर में सीएए हिंसा हुई थी तब पीएफआई के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। पुलिस अब उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है और इस पूरे बवाल का जो मास्टरमाइंड है हयात जफर आसमी,
इसके दो करीबी हैं, एक निजाम कुरैशी और इखलाक मिर्जा। ये दोनों अगर सूत्रों की माने तो सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के जरिए हयात भी पीएफआई से जुड़ा था। पुलिस की जांच में एक बात और सामने आई है पूजा की, जिस दिन 3 तारीख को यहां पर बंदी का ऐलान एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन ने किया था, जिसका अध्यक्ष हयात जफर आसमी है, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल और मणिपुर में भी उसी समय पर बंदी का आह्वान किया गया था पीएफआई के द्वारा। तो अब जब ये पीएफआई का संपर्क जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते चले जा रहे हैं और इसमें पीएफआई का कनेक्शन की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, पीएफआई के कनेक्शंस भी खंगाले जा रहे हैं अभिनव। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जफर हयात की गिरफ्तारी हुई, क्या इसके दो कनेक्शंस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो उनके करीबी हैं और पीएफआई से सीधे तौर पर वो जुड़े हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, पुलिस क्या इस एंगल पे अभी जांच कर भी पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो जिन दो की मैंने बात करी उसमें निजाम कुरैशी जो है वो इस मुकदमे में नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन इखलाक मिर्जा जो बाबूपुरवा का रहने वाला है, कारोबारी है, उसको अभी तक आरोपी नहीं बनाया है। उसके सर्विलांस के जरिए और अन्य साक्ष्यों की मदद से उसकी भूमिका की पुष्टि की जा रही है और पुष्टि होने पर ही, हालांकि पुलिस ने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो इखलाक मिर्जा भी इस पूरे मुकदमे में आरोपी बनेगा। और यही दोनों ऐसे शख्स थे जो सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़े थे और इन्हीं के जरिए हयात के भी संपर्क थे, क्योंकि जिस तरह से चैटिंग हुई और चैटिंग में खुलकर बात सामने आई कि उसने 3 तारीख का बंदी का आह्वान करने के बाद एक सुनियोजित तरीके से बंदी के आह्वान को खत्म किया और 5 जून को जेल भरो आंदोलन किया। ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की एक वो थी, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैटिंग पुलिस को मिली है उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हयात की जो बीबी है जारा जफर हयात आसमी, वो एडमिन थी और जैसे ही उस ग्रुप में एक चैटिंग पे एक मैसेज आया कि बंदी को खत्म कर दिया गया है, तुरंत वो नाराज हुई थी और जिसके बाद लगातार बंदी के मैसेज उस पर वायरल होने लगे थे। तो अब पुलिस इन दोनों के साथ साथ हयात जफर आसमी की बीवी के भी भूमिका को इस ठीक है पूरे बवाल से अभिनव, जोड़ते अभी हुए। मैं इस दूसरे एंगल पे जाना चाहूंगी। दूसरा एंगल जो है कुछ मौलानाओं का है। देखिए, पोस्टर जारी हुए हैं पुलिस की तरफ से, लगभग 40 लोगों के पोस्टर जारी कर दिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पोस्टर्स जारी हुए हैं। ऐसे में जो ग्राउंड जीरो पर कुछ मौलाना हैं या फिर कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनको हम कह दें, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हम अपने सर पर कफन बांध करके ग्राउंड जीरो पर उतर आएंगे, अगर आप हमें जीने ही नहीं देना चाहते तो मरने को तैयार है। ग्राउंड पर इस तरीके के मंतव्य को लेकर के पुलिस का क्या स्टैंड है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो शहर काजी और जिनका बयान अभी सामने आया हाजी कुद्दूस का, वो इस पूरे बवाल को एक बहुत छोटी सी घटना अपने बयान में बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी घटना नहीं थी जिस तरह से इतनी गिरफ्तारी हो रही है और उनका एक डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर से मिलेगा इस पूरे, क्योंकि बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है। और उसके बाद उन्होंने अपनी बातों ही बातों में सरकार को, शासन को, प्रशासन को खुली चुनौती दी कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की अवैध इमारतें बनी हुई हैं जिसके लिए केडीओ को पत्र लिखा है पुलिस प्रशासन ने भी, और उसकी जांच भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। और जब ये सवाल पूछा गया कि अगर बुलडोजर चलता है या कुछ ऐसी कार्रवाई होती है अवैध इमारतों पर, तो उन्होंने साफ कर दिया, मतलब अपनी बातों में ही धमकी दे दी कि वो ये उनके लोग ज्यादा देर तक इस चीज को सहेंगे नहीं और कफन बांधकर सड़क पर भी उतरेंगे। तो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए और जब वो लोग इस मानसिकता से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब पुलिस उनकी भी भूमिका की तलाश कर रही कि आखिर जफर हयात हाशमी जैसे और कितने मास्टरमाइंड थे जो इस पूरे बवाल को हयात जफर हाशमी के कंधे पर बंदूक रखकर पीछे से मैनेज कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वर्ड पर ध्यान दीजिए कि जफर हयात के कंधे पर बंदूक रखकर सुनियोजित ढंग से इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी और समय रहते चीजों को कंट्रोल किया गया, पोस्टर्स जारी हुए हैं और सरकार की तरफ से अब तक 147 ऐसी संपत्तियां हैं जिनको कुर्क करने की तैयारी भी की जा रही है, उन पर बुलडोजर भी चल सकता है। अब ग्राउंड जीरो से बयान भी सामने आने लगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर दर्शन पूजन किया। यहां पर उन्होंने गर्भगृह, ठाकुर केशव देव मंदिर, योग माया मंदिर में दर्शन किए। सीएम ने जन्म स्थान परिसर में ही स्थित भगवान राधा कृष्ण के भी दर्शन किए हैं। इसके बाद सीएम का काफिला कार से गोकुल स्थित रसखान समाधि स्थल पहुंचा, जहां पर उन्होंने रसखान समाधि स्थल का जीर्णोद्धार किया।
आपको बता दें कि परिसर में भ्रमण के बाद सीएम योगी ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ ही बैठक की है। बैठक में उनके सामने तकरीबन 4000 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। सीएम ने जिले के विकास के लिए रोडमैप को देखा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी काम को पूरी ईमानदारी और गहनता के साथ अंजाम दिया जाए। उत्तर प्रदेश एटीएस के इनपुट पर तमिलनाडु पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 सहित देश भर में 6 राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को पकड़ा है। तमिलनाडु पुलिस ने राज मोहम्मद नाम के युवक को पकड़ा। राज मोहम्मद ने ही लखनऊ और उन्नाव के साथ कर्नाटक में 4 जगहों पर आरएसएस के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश एटीएस अब राज मोहम्मद को तमिलनाडु से लेकर आने की तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले में लखनऊ की मड़ियाव कोतवाली में केस भी दर्ज हुआ है। लखनऊ के साथ ही देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप ग्रुप पर मिली इस धमकी के बाद केस में दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में लखनऊ की पुलिस के साथ ही अन्य एजेंसियां भी पड़ताल में जुट गई हैं। जो धमकी देने वाला था उसकी जो लोकेशन है पुलिस ने ट्रेस करी तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु पुलिस से संपर्क किया गया। वहां पर खुलासा हुआ कि आखिरकार ये धमकी देने वाला व्यक्ति है कौन। अब तैयारी है कि तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश तक की यात्रा तय होगी। साहब की खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद को आवंटित बंगले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति को ढकवा दिया गया है। सपाइयों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने मामले की जांच कराने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि जिस बंगले में पहले लोहिया ट्रस्ट था, वहां वो बंगला अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को आवंटित कर दिया गया। इस बंगले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति को प्लाईवुड से ढकवा दिया गया है। इसकी जानकारी सपाइयों को मिली तो उन्होंने आक्रोश जताया। संजय निषाद का कहना है कि लोहिया जी की मूर्ति उनकी तरफ से नहीं ढकवाई गई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, सियासत के रण में द्वेष और अब बंगले में द्वेष, महापुरुषों से क्या द्वेष है कि उनको ढकवाने की जरूरत पड़ गई? हाँ देखिए, ये विक्रमादित्य माह की कोठी नंबर 1 है जिसे संजय निषाद ने अपने नाम कराया है। और खास बात है कि संजय निषाद को पहले दूसरा बंगला अलाट हुआ था, उसके बाद उन्होंने ही गुजारिश की थी सीएम योगी आदित्यनाथ से कि उन्हें ये कोठी नंबर 1 दी जाए, जबकि कोठी नंबर 1 का इतिहास बहुत पुराना है। जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इसी आवास से वो लोहिया ट्रस्ट चलाते थे। सारी गतिविधियां समाजवादी पार्टी की यहीं से होती थी। कई साल यहाँ से लोहिया ट्रस्ट चला है। पिछली अखिलेश यादव की सरकार तक इसमें लोहिया ट्रस्ट था। उसके बाद इसे खाली कराया गया हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर। बाद इस तरह के जो भी ट्रस्ट है उनसे प्रॉपर्टीज खाली कराई गई थी, जिसमें मायावती का भी एक बंगला था, उसे भी खाली कराया गया था। 5 साल तक ये बंगला खाली रहा। और अभी जब संजय निषाद को जो दूसरा बंगला अलाट हुआ, उसके बाद संजय निषाद ने मांग की थी कि उन्हें कोठी नंबर 1 दी जाए। अब कोठी नंबर 1 में लोहिया की मूर्ति लगी हुई है, जिसे बंद कराया गया है। जबकि संजय निषाद का कहना है कि पहले से ढकी हुई थी, उन्होंने सिर्फ उसको पूरी तरह से कवर कराया, जबकि उसको ढक कर रखा गया था काफी समय से। अब इस कोठी का भी एक इतिहास ऐसा जुड़ा हुआ है कि जिससे समाजवादी पार्टी में एक आक्रोश है और ये कह रहे हैं कि ये लोहिया ट्रस्ट की जो लोहिया की जो मूर्ति है, तो मेरे जहन में जिस दौरान तमाम मंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए थे और उस दौरान की कुछ तस्वीरें जहन में बार बार आ रही हैं। उन तस्वीरों में यह है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं ये पहले से अश्योर कर रही हूं। संजय निषाद को जो ये कोठी अलॉट हुई थी, उस दौरान जो लोहिया की मूर्ति थी उसको व्हाइट कलर की कवरिंग से ढका गया था। अब उस जगह पे हट टाइप का स्ट्रक्चर है, लाल और ग्रीन कलर का। तो ये तो अगर उन्होंने नहीं करवाया तो कहां से आ गया? सवाल सीधे तौर पर यह है कि व्हाइट कवरिंग से वो प्लाईवुड का पूरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि जब संजय निषाद को ये बंगला अलॉट हुआ था उस पर हमने भी एक खबर की थी। और मैं संजय निषाद के मैं खुद गवाह हूं कि मैं संजय निषाद के घर गया था और जब इन्होंने एक पार्टी रखी थी उसमें खासकर उसमें पत्रकारों को भी बुलाया गया था। और उसके दूसरे दिन मैं पहुंचा था सिर्फ इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो लोहिया की जो मूर्ति है इसको ढका गया है या फिर अभी भी ये वैसी ही है। तो फिलहाल उस समय सिर्फ रैप की हुई थी ये मूर्ति, लेकिन जो ये ताजा तस्वीर दिख रही है उसमें इसको लकड़ी के काट से पूरी तरह से बंद किया गया है। तो ये
तस्वीरें नहीं है। संजय निषाद को अब इस बंगले में आए हुए करीब 1.5-2 महीना होने वाला है और इसका रंग रोगन भी हुआ और इसके बाद इसको बंद किया गया है, लकड़ी के पूरे एक फ्रेम से ढका गया है। तो जाहिर तौर पर इसे संजय निषाद ने ढका। हमने संजय निषाद से सवाल भी किया था उस समय भी कि आपको इस मूर्ति को ढकने की आखिर क्या जरूरत पड़ रही है, तो उन्होंने कहा था कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये फिलहाल इसको बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शायद कुछ इससे आना जाना रहता है लोगों का, कुछ इसका ऐसा ना हो कि मूर्ति के साथ कुछ ऐसी वहां पे कुछ उसके साथ पूरा एक सम्मान ना दिया जा सके, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। लेकिन अब जब वो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है तो संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बंद किया, जबकि ये पहले से बंद थी। लेकिन हम आपको ताजा तस्वीरों में 1-1.5 महीने पहले की तस्वीर मेरे पास है और कैमरे में भी कैद है कि पहले सिर्फ ये मूर्ति सिर्फ एक रैप की गई थी, लेकिन संजय निषाद ने फिलहाल इसको बंद किया है। उसकी तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि उसका पेंट है, वो कलर है, वो बता रहा है कि बिल्कुल अभी ताजा है। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये सियासत है साहब, कभी भी रण से निकलकर बंगले तक पहुंच सकती है और बंगले तक कुछ यूं पहुंचेगी कि महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है फतेहपुर से। खबर है गंगा नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। नदी में नहाने के लिए लोग गए थे, 7 लोगों की संख्या थी, तादाद 7 की बताई जा रही है। 2 को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया, 4 सुरक्षित निकले हैं बाहर, तो वहीं एक युवक की तलाश अभी भी की जा रही है। जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। हुसैनगंज थाने के मतीनपुर गांव का ये पूरा मामला है। भीम शंकर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता है। भीम शंकर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कहा जा रहा था कि एक युवक का रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी तक क्या उसका कुछ सुराग लग सका है? सभी को निकाल लिया गया है। आपको बता दें फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मातिनपुर का गांव का मामला है। यहाँ पर शादी समारोह में इकट्ठे हुए थे सभी रिश्तेदार, जहाँ गंगा स्नान करने गए थे। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तो युवक सहित 2 किशोरियों की मौत हो गई। वही परिवार दोनों में रो रो कर बुरा हाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अमूमन जो नदी में डूबने की घटनाएं होती हैं उसमें इसी तरीके की वारदात देखने को मिलती है। या तो फिर एक साथ लोग नहा रहे हो तो डूब जाते हैं, या फिर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का रुख करते हैं और बड़ी खबर है, हम जानकारी से आपको रूबरू करते हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। संगठन विस्तार को लेकर के तैयारी जो होगी उसकी रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी एक रोड मैप बनाने की कोशिश इस बैठक के दौरान नजर आएगी। 300 से ज्यादा भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के सभी 5 सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहने वाले। नई सरकार बनने के बाद पहली कार्य समिति की ये बैठक है। योगेश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। योगेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कार्य समिति की बैठक बेहद इंपॉर्टेंट थी हर लिहाज से। 2024 का लक्ष्य देखा जाए या फिर आगे कार्यक्रमों का रोड मैप देखा जाए, हर लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट थी। क्या कुछ देखने को आपको मिला? देखिए, कुछ अवसर कुछ देर में इसी होटल में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बैठक जो है शुरू होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आपसे कुछ देर पहले ही प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि आज की जो प्रदेश पदाधिकारी की बैठक है उसमें राजनीतिक एजेंडा तय किया जाएगा। कल की जो बैठक होने वाली है, जितने प्रस्ताव आने वाले हैं उन पर गहनता से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कल जो कार्य समिति है उसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक सहित 300 पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही केंद्र सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम दिया जाएगा, जिसमें वो घर घर जाकर, हर परिवार में जाकर मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही संगठन विस्तार को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2013 में जो नगर निकाय चुनाव होना है, 2023 में जो नगर निकाय चुनाव होना है, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उसको लेकर भी यहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल हर मायने में ये बैठक बेहद खास होने वाली है। हालांकि समय इस बैठक का 4 बजे का था, लेकिन अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि 5 बजने वाले और बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी के यमुनोत्री में हुई बस दुर्घटना के मामले में उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की जो त्वरित कार्रवाई थी उसकी मध्य प्रदेश में प्रशंसा हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद रात में कंट्रोल रूम पहुंचे और पूरी रात अफसरों के संपर्क में रहते हुए सुबह मौके पर भी गए और सभी शवों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ला करके उन्हें उनके गांवों तक रवाना किया गया और शाम तक सभी का अंतिम संस्कार भी हो सका।
इससे भी लोगों में एक बड़ा सकारात्मक संदेश गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कार्रवाई के लिए सभी विभागों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, जिन्होंने इतनी तत्परता से दून आकर सभी विभागों के साथ बैठक की और साथ ही पूरी रात समय समय पर अफसरों के साथ में बात भी करते रहे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।